देखा जाए पिछली क्लास में हम लोगों ने एक दो ग्राफ देखे थे, कुछ ग्राफ और देखते हैं। देखिए, हाँ, देखा जाए पीवी इक्वल टू कांस्टेंट था कि अगर हम दोनों साइड का लॉगरिथम ले लें तो log p प्लस log v इक्वल टू हो जाएगा log k। दिख नहीं रहा? अच्छा, हाँ, ठीक है। तो देखा जाए log p प्लस log v इक्वल टू log k के आगे हम इसको लिख सकते हैं, इसको इधर कर लें तो log p इक्वल टू हो जाएगा माइनस log v प्लस log k। यहाँ पर जो है अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसा बना लें, इसको ले सकते हैं -1 इंटू log v और प्लस log k लिख सकते हैं ना, 1 को -1। अब देखा जाए ये स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस c। अब यदि हम y एक्सिस पर log p लें और x एक्सिस पर log v लें तो ग्राफ हमें कैसा मिलेगा? देखा जाए y एक्सिस पे और x एक्सिस पर, यहाँ पर log p और log v। तो इंटरसेप्ट देखिए, ये तो इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव है, हम y एक्सिस पर इंटरसेप्ट लेंगे, ये log c होगा, log k। लेकिन इसका जो स्लोप है नेगेटिव है और ये -1, ठीक है ना, -1 के बराबर है। तो स्लोप बराबर tan थीटा बराबर -1, ठीक है। ये रहा ग्राफ। तो जैसे जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाते जाते हैं प्रेशर वैसे वैसे गिरता जाता है। इसको बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आज के बाद आप लोगों को न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक ना, क्योंकि एक दो बच्चे ऐसे हैं जो बार बार कह रहे हैं कि सर हमें 2 वीडियो भेज दीजिए, हम देख लें तो क्लास ज्वाइन करें, फीस जमा करें। और हम भी जिद दिया है उनको कि हम नहीं अलाउ करेंगे जब तक पैसा नहीं जमा करोगे। तो इसलिए जो है उन्हीं के लिए 2 वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। कल एक हो गया था, आज एक हो जाए तो भेज दें। फिर कल के बाद, आज के बाद कल से क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद फिर पढ़ाएंगे। तो उनको दे ही दें वीडियो। हमने कहा कि वीडियो में तुम क्या देखोगे, सीधे लाइव क्लास देख लो, लेकिन उनको एक पहले हम वीडियो देख लें तब। चले मिटा सकते हैं अब। tan थीटा, स्लोप tan थीटा के बराबर, tan थीटा के। आगे देखा जाए, देखिए P अगर 2 गैसें हों, एक का प्रेशर P1 हो और दूसरे का P2 हो, उनके वॉल्यूम V1 और V2 हो, तो हम ये जानते हैं कि P1 V1 बराबर P2 V2 के, या P1 अपान P2 इक्वल टू हो जाएगा V2 अपान V1 के। देखिए अलग अलग गैसें हो, एक का प्रेशर P1 एक का वॉल्यूम V1 हो, ये बराबर होता है P2 V2 के। इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें तो P1 अपान P2 इक्वल टू हो जाएगा V2 अपान V1 के। इसको इधर कर दें। वॉल्यूम डेंसिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, हमें जानते हैं कि V प्रोपोर्शनल होता है 1 अपान D की। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, D1 अपान D2 के। डेंसिटी जो है, मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ मोल जितने अधिक होंगे डेंसिटी उतनी अधिक होगी। ये लिखा जा सकता है M1 अपान M2। ये वॉल्यूम है, ये डेंसिटी है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम है। क्लियर है ना? ये डेंसिटी है, D जो है डेंसिटी
और n जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के मोलों की संख्या या मॉलिक्यूल्स की संख्या। ठीक है, ये रिलेशन नोट करिए, फिर आगे बढ़ें। चलें, अब देखते हैं एक दो ग्राफ और ग्राफ देखा जाए। मिटा दें। देखिए, अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच ग्राफ खींचे तो एक को बढ़ाते हैं तो दूसरा घटता है। प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम को घटाएंगे तो प्रेशर घटेगा। और इस तरह से जो ग्राफ आएगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। देखिए, अगर हम P और V के बीच ग्राफ खींचे, इस पे प्रेशर ले लें, इस पे वॉल्यूम ले लें, ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ ऐसा आएगा। ये जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, अब यदि अलग अलग टेम्परेचर पर यही ग्राफ खींचते हैं या अलग अलग नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं, इधर प्रेशर और इधर वॉल्यूम, तो इनके मोलों की संख्या नंबर ऑफ मोल्स लें या हम कहें टेम्परेचर लें। देखिए, किसी टेम्परेचर T1, T2, T3 पर ग्राफ लेंगे, किसी टेम्परेचर T1 पर है, T2 पर है, T3 पर है, तो T1 सबसे कम है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ग्राफ ऊपर चला जाएगा और इससे ज्यादा T3। ये नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, N1 है, ये N2 है, ये N3 है, तो N1 से ज्यादा N2 से ज्यादा N3, ये मोलों की संख्या है। ठीक है, आगे यदि हम जो किसी गैस के प्रेशर और वॉल्यूम को देखें तो इनवर्स का रिलेशन होता है। अगर हम वॉल्यूम को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो 1/V घटेगा, V को घटाएंगे तो 1/V बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर कैसा ग्राफ आता है। ये यहाँ पर प्रेशर ले लें और यहाँ पर 1/वॉल्यूम ले लें। ठीक ना, तो ग्राफ देखिए ऐसा आता है। ठीक है, एक एक्सिस पे प्रेशर ले लें और एक पे वॉल्यूम ले लें, 1/V की। अब जैसे जैसे आप वॉल्यूम को घटाते जाएंगे प्रेशर वैसे वैसे बढ़ता है। इधर 1/V बढ़ना तो V घटना, जैसे जैसे वॉल्यूम को घटा रहे हैं प्रेशर बढ़ रहा है। किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर अलग अलग रखते हैं तो ग्राफ ऐसा मिलेगा, T1, T2, T3। किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ता जाता है। यानी हम यहाँ कहें कि T1 से ज्यादा T2 से ज्यादा T3 का है। ये ग्राफ है। चलें,
अब अगला देखते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ मिटा दे। तब भी यही आएगा, चाहे 1/v करिए और p, चाहे 1/p और v, ठीक ना। ग्राफ वैसे ही आएगा, जैसे आप ऐसा करते हैं 1/p कर दीजिए और यहाँ v, ठीक ना। तब भी ग्राफ ऐसे ही होगा, ग्राफ ऐसा ही मिलेगा। किसी एक पर्टिकुलर प्रेशर पर अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, T1 से ग्रेटर, T2 से ग्रेटर, ठीक है ना। अब देखते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ देखिए क्या कहता है। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, देखिए ये जो है किसी गैस के वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच संबंध स्थापित करता है। ये जो है रिलेट करता है वॉल्यूम को, इट रिलेट्स वॉल्यूम ऑफ एनी गैस विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर किसी गैस के वॉल्यूम और उसके टेम्परेचर के बीच रिलेशन स्टेब्लिश करता है। देखिए इनका क्या कहना है, अगर हम किसी गैस को लें और 0 डिग्री उसका टेम्परेचर बढ़ाएं तो पर डिग्री टेम्परेचर राइज में उसके वॉल्यूम में जो वृद्धि होगी वो कितनी होगी, ये देखा जाए। मान लें कि अगर किसी गैस का 0 डिग्री सेल्सियस, मान लें किसी गैस का वॉल्यूम V0 है, अगर टेम्परेचर बढ़ा के आपने 1 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो उसके वॉल्यूम में कितनी बढ़त होगी। V जो उसका 0 पे वॉल्यूम था वो तो रहेगा ही, इसमें जुड़ेगा कितना, इस वॉल्यूम का 273वां हिस्सा, ये और जुड़ गया। फिर इसको बढ़ा के 2 डिग्री कर दिए और बढ़ा दिए 2 डिग्री सेल्सियस, तो अब इसके वॉल्यूम में कितने की बढ़त होगी, इतना तो था ही, V0 तो 0 पे था ही। अब 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने का मतलब कि इसका 2 गुना जुड़ जाएगा, 2 टाइम्स ही जुड़ जाए, V0/273 × 2, ठीक है। अगर फिर आप टेम्परेचर मान लें 0 से 1 किया या 0 से 2 किया, 0 से T कर ले, T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करते हैं तो इसके वॉल्यूम में बढ़त कितनी होगी, 0 पे जितना था वो तो रहेगा ही, प्लस इस वॉल्यूम का 273वें हिस्से को T से मल्टीप्लाई कर दीजिए, V0/273 × T के, इतना वॉल्यूम हो जाएगा। ये वॉल्यूम होगा किसी टेम्परेचर T पर, ठीक है ना। तो देखा जाए, हम कहें यदि किसी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, यदि किसी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए तो उसके वॉल्यूम में 0 डिग्री सेल्सियस के वॉल्यूम का 1/273वां हिस्सा जुड़ जाता है। यदि किसी गैस का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाएं तो 0 डिग्री सेल्सियस पर उस पे जो वॉल्यूम था उस वॉल्यूम का 1/273वां हिस्सा जुड़ जाता है। फिर 1 डिग्री और बढ़ाएंगे तो इतना फिर जुड़ जाएगा, जितना डिग्री आप बढ़ाते जाएंगे उतने जो है V/273 जुड़ता जाएगा। अगर T डिग्री सेल्सियस बढ़ाए तो ये T टाइम जुड़ेगा, यानी कि V0/273 × T के। क्लियर है ना, कोई डाउट? तो देखिए इनका कहना है यदि किसी गैस का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए तो उसके आयतन में 0 डिग्री सेल्सियस के आयतन के 1/273वें हिस्से की वृद्धि हो जाती है, 1/273वां हिस्सा बढ़ जाता है आयतन। तो देखा जाए चार्ल्स का नियम क्या कहता है, यदि
किसी गैस का आयतन 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए, तब उसके 0 डिग्री सेल्सियस के आयतन में 0 डिग्री सेल्सियस के आयतन वीना में तब उसके बढ़ाया जाए, तब उसके 0 डिग्री सेल्सियस के आयतन में V0/273 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अगर किसी गैस का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए, तब उसके 0 डिग्री सेल्सियस के आयतन में उस आयतन का 1/273वां हिस्से की वृद्धि हो जाती है, यानी इसमें इतना जुड़ जाएगा। फिर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो इसका 2 गुना, अगर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाए तो इसका 2 गुना इसमें जुड़ जाएगा, 3 बढ़ाया तो इसका 3 गुना इसमें जुड़ जाएगा, T डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो इसका T गुना। ठीक है, यदि T डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन, यदि T डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन VT हो, तब देखा जाए, यदि T डिग्री सेल्सियस पर गैस के आयतन को VT मान लें तो इसका आयतन देखिए अब क्या होगा। VT इक्वल टू होगा V0 प्लस V0/273 इंटू T के, ठीक, या VT इक्वल टू हो जाएगा V0 प्लस T/273 के, ठीक है ना, या ये हो जाएगा V0 और 273 एलसीएम ले लें, 273 प्लस T हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखा जाए, इसमें देखिए, इसको हम इधर कर लें, VT/V0 इक्वल टू, टेम्परेचर में 273 जोड़ दें तो कैपिटल T हो गया, ये स्मॉल ये T0 हो गया। ठीक है, इतने की जगह हम जो है, इतने की जगह हमने कैपिटल T यूज कर लिया और इतने की जगह इस T यूज कर लिया, T0 यूज कर लिया, तो ये हो गया रिलेशन जो है। या हम कहें इसको, अगर हम दोनों को, इसको एक साथ इसको एक साथ कर दें तो हम कहें VT/TT इक्वल टू हो जाएगा V0/T0 के इक्वल टू कांस्टेंट। तो किसी गैस के ताप और आयतन का जो अनुपात है, किसी गैस के वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है। नोट करिए, फिर आगे बढ़े। देखा जाए, अब मिटा देना। अब देखिए हम चार्ल्स लॉ को दूसरे शब्दों में कैसे लिख सकते हैं। हम कहें यहां पर इसको, यानी कि इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट है, या हम कहें
V अपॉन T, ये कांस्टेंट है, V अपॉन T इक्वल टू कांस्टेंट, V अपॉन T ये कांस्टेंट है, या हम कहें V इक्वल टू T इंटू कांस्टेंट, कांस्टेंट को हटा देंगे तो V प्रोपोर्शनल टू T के। हम कहें नियत दाब पर किसी गैस के दिए गए आयतन, नियत दाब पर किसी गैस के दी गई मात्रा का आयतन उसके ताप के समानुपाती होता है। अतः चार्ल्स का नियम दूसरे शब्दों में कैसे लिखा जा सकता है? नियत दाब पर किसी गैस की दी गई मात्रा का आयतन उसके ताप के समानुपाती होता है। ठीक है ना? नियत दाब पर किसी गैस की दी गई मात्रा का आयतन उसके ताप के समानुपाती। चार्ल्स के नियम को हम इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं। अब देखा जाए अगला, मिटा दे नीचे ना। हम कहें यदि किसी गैस का T1 टेम्परेचर पर आयतन V1 हो, T2 टेम्परेचर पर आयतन V2 हो, तब देखिए अगला रिलेशन हम कहें V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2 के। वॉल्यूम जो है 1 अपॉन डेंसिटी के बराबर होता है, या हम कहें T1 D1 इक्वल टू हो जाएगा T2 D2 के। ये वॉल्यूम तथा टेम्परेचर में रिलेशन है, और ये टेम्परेचर और डेंसिटी में रिलेशन है। ठीक है ना? और वॉल्यूम जो है मोल के प्रोपोर्शनल होता है, वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल। तो यहाँ V1 V2 की जगह हम N1 N2 भी लिख सकते हैं। चले, कोई दिक्कत? बेटा दे आगे देखिए अगला, V इक्वल टू के टी के होता है। V इक्वल टू है के टी के। इसको यदि हम डिफरेंशिएट कर दें टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में एट कांस्टेंट प्रेशर पर, डिफरेंशिएट एवं इक्वेशन with respect to T at constant P, तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल V ओवर डेल T एट कांस्टेंट P इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पे दो टर्म है, पहले टेम्परेचर को डिफरेंशिएट कर लें, इसको कांस्टेंट रखते हुए, फिर इसको करें इसको कांस्टेंट रखते हुए, तो के को एज सच कर रखते हुए डेल T ओवर डेल T एट कांस्टेंट P प्लस T को एज सच रखते हुए डेल के ओवर डेल T एट कांस्टेंट T का T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो बनाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है? 0। तो अब देखें, तो डेल V और डेल T, डेल V ओवर डेल T एट कांस्टेंट T, ये कांस्टेंट। टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम में जो परिवर्तन का रेट है वो हमेशा कांस्टेंट होता है यदि आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो। ठीक है, अब देखा जाए
अब ग्राफ कुछ देख लेते हैं, बाकी चीज़ें तो लगभग देख लिए हम लोग। ग्राफ एक दो देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रेशर टेम्परेचर ला या गिब्स-सॉक्स ला देखते हैं। मिटा दे, मिटा देना। अगर आप ग्राफ खींचते हैं किसी गैस के टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच, देखिए हम लोगों ने अभी एक रिलेशन देखा था कि V इक्वल टू था KT, यही था। log ले लें, log V इक्वल टू हो जाएगा log K प्लस log T। हम इसको ले सकते हैं log V इक्वल टू log K प्लस 1 इंटू log T। स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन ये भी हो गया। आप इसके और इसके बीच ग्राफ खींचिए। ग्राफ आपको कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा। वाई एक्सिस पर आप लीजिए log V और एक्स एक्सिस पर log T। ये इंटरसेप्ट होगा C जो है वाई एक्सिस पर, और स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ ये ऊपर की तरफ होगा, ठीक ना। इसका जो स्लोप होगा tan थीटा के बराबर होगा और ये 1 के बराबर। tan कितने की वैल्यू 1 होती है? कौन बताएगा? हैं? tan 45 की, यानी ये एंगल जो होगा ये 45 डिग्री होगा ना, यही तो होगा। चलिए अब देखते हैं अगला ग्राफ। अब किसी गैस के टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच ग्राफ खींचे। टेम्परेचर है वॉल्यूम के बीच, मिटा दे। टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच ग्राफ खींचे। अगला, यदि आप गैस के टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच ग्राफ खींचते हैं तो देखिए ग्राफ कैसा है। इस पे वॉल्यूम ले लीजिए और इस पे टेम्परेचर। जैसे जैसे आप गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर घटाते जाएंगे तो वॉल्यूम घटता जाएगा। ग्राफ देखिए ऐसा आता है। यहां पर आगे जो है टेम्परेचर और घटाएंगे तो वॉल्यूम 0 पर, टेम्परेचर घटाते घटाते 0 पे लाएंगे तो गैसियस स्टेट का वॉल्यूम तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन मैटर का वॉल्यूम समाप्त नहीं होगा। गैसीय, जैसे कोई गैस है तो वो तरल या ठोस में बदल जाएगा, ठीक है ना, ठोस में बदल जाएगा, लेकिन उसका वॉल्यूम शून्य नहीं होगा। किसी टेम्परेचर T पर मान लें यहाँ वॉल्यूम VT है तो यहाँ वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम V0 होगा, लेकिन इतना जो है ये मैटर का वॉल्यूम बचेगा, ये आपका V0 है ना। समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे आपने 1 मोल हाइड्रोजन गैस लिया, इसको ठंडा करते जाएंगे आयतन घटता जाएगा, लेकिन जैसे 0 केल्विन के पहले जो है, कुछ पहले ही ये तरल अवस्था, तो गैस से तरल या फिर यहां तक आते आते ठोस अवस्था में बदल जाएगा। तो गैसीय अवस्था का आयतन तो समाप्त हो गया, लेकिन हाइड्रोजन का पूरा आयतन समाप्त नहीं हुआ है। गैसियस फेज का आयतन समाप्त हो गया है, इतना ये उस गैस का आयतन होगा ठोस अवस्था में, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, बना लीजिए ग्राफ, फिर अगला ग्राफ देखते हैं।
कर आया करो है ना, तो लैपटॉप ले आया करो, वर्कशीट अपनी कंप्लीट किया करो, ठीक, वर्कशीट कंप्लीट किया करो, लेके आया करो कॉपी हो। चले अब देखते हैं अगला ग्राफ। अगर आप अलग अलग प्रेशर पर यही ग्राफ लेते हैं, जैसे किसी प्रेशर P1 पर ग्राफ ये है, इसी में बना देते हैं। अब आप प्रेशर अगर बढ़ा देते हैं, प्रेशर को बढ़ा देते हैं, दिए गए टेम्परेचर पर यदि गैस का प्रेशर आप बढ़ा दें तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, घट जाएगा। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए यदि प्रेशर बढ़ा देते हैं तो वॉल्यूम घट जाएगा, तो अगली लाइन नीचे की तरफ हो जाएगी, ये P2 पर। और अगर आप जो है फिर से वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर बढ़ा देते हैं तो वॉल्यूम फिर से घट जाएगा, ठीक है ना। किसी दिए गए, देखिए किसी दिए गए टेम्परेचर पर पहले प्रेशर अगर P1 के बराबर है तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। लेकिन अगर उसी टेम्परेचर पर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो गैस का आयतन गिर जाएगा नीचे, अब ग्राफ ये हो जाएगा, और प्रेशर बढ़ा दिया तो ग्राफ ये हो जाएगा। हम कहें P1 से ज्यादा P2 है, उससे ज्यादा P3। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम किसी दिए गए टेम्परेचर पर घटता जा रहा है। अरे अब चाहे जो हो, जैसे बायल का नियम का मतलब कि जैसे अगर आप दाब को नियत रखे हैं, चार्ल्स के नियम में हम किसको नियत रखते हैं, दाब को, हाँ प्रेशर को। अब एक दिए गए वायुमंडलीय दाब पर यह ग्राफ हमने खींचा है, अगर थोड़ा दाब बढ़ा के, दाब अब भी नियत है, पहले मान ले 1 वायुमंडल था, ये मान ले 1 एटमॉस्फेयर था, अब हमने उसको 2 एटमॉस्फेयर कर दिया, लेकिन निश्चित है दाब में कोई परिवर्तन नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है। अब अरे यार बेवकूफों वाली हरकत, कहां फिजिक्स पढ़े हैं? पहले आपने जो है, फिर से देखिए, पहले आप किसी प्रेशर P पर ये आपने ग्राफ खींचा, आप चार्ल्स के नियम में प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे ना, तो मान ले आपने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, ग्राफ ऐसा मिला। अब यही स्टडी आप एक की जगह 2 वायुमंडलीय दाब पर करिए, इसको 2 एटमॉस्फेयर रख दीजिए, तब भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं। अब फिर 3 वायुमंडलीय दाब पर आप यही स्टडी करिए, अब फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन जब आपने 1 वायुमंडलीय दाब रखा था तो किसी टेम्परेचर मान ले 25 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम कितना था, इतना था। इस टेम्परेचर पर ये आपने टेम्परेचर रखा तो वॉल्यूम इतना है। अब आप इसी